हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल का जो हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे थे इम्तियाज अहमद का एमसीक्यू का। तो उसका हम लोग आज एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे या प्राचीन भारत। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिया हुआ रहता है, तो आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके अलावा बीपीएससी 71st बिहार दरोगा और फिर और भी बहुत सारे अदर कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसका जो सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ है वो है कि प्राचीन बिहार की इतिहास के स्रोत। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है कि प्राचीन भारत के अध्ययन स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। और इसमें 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और कह रहा है कि सही उत्तर जो है कूट का चयन करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि आजादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं का महत्व के बारे में बताया था। फिर दूसरा है कि पुरातत्वविद जो थे होट गांव के केसरिया स्तूप टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बताया। फिर है स्टीफन्स भाखड़ा स्तंभ और बसाड के अवशेषों के बारे में बतलाया था। और कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप का प्रारंभ भी किया, कुछ उत्खनन करवाया था। तो इसमें चारों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा दिया हुआ है कि कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हम देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो गलत हो जाएगा कि 1863 ईस्वी में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। और चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो इसमें जो है 1863 में आर बुशफ्रूट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था, ना कि कनिंघम ने। तो इसीलिए जो है हमारा ये डी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और गलत पूछ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें कह रहा है कि आजादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य चुनिए। और इसमें पहला स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है और इसके अलावा जो है 4 स्टेटमेंट इधर और दिए हुए हैं। और कह रहा है कि इसमें जो सही है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है कि 1949 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया था, तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर एस अतलेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन किया, तो ये भी सही है। फिर है 1962 में राज्य में पुरातत्व निर्देशालय की स्थापना की गई थी, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। फिर है 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा जो कि भागलपुर में पड़ता है उसका उत्खनन किया और यहाँ 500 ईसा पूर्व की जो गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति है वो उत्खनन से निकला था, तो ये भी सही है। और फिर पांचवा है कि बोध गया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा पूर्व के बकरौर गांव में स्थित जो बौद्ध मठ है उसका पता लगाया और पालकालीन अभिलेख के सुजाता गृह का भी पता लगाया, तो ये भी सही है। इसमें पांचों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है, यानी कि गलत पूछ रहा है। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा हमारा कि बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं। तो इसमें 98 नहीं है, 58 रत्ती का आहत सिक्का मिला है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख जो हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बसाड वैशाली से। और मोहर के जो अनुसार है प्रभुदया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो धर्मपाल के बोध गया प्रस्तर अभिलेख से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है। तो ये आपको पता होगा कि बोध गया से जो प्राप्त अभिलेख है उसमें श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और इसमें आगे दिया हुआ है कि बोध गया अभिलेख में श्रीलंका के भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन है। आगे है कि राजनीति रत्नाकार पुस्तक के लेखक हैं, तो चंदेश्वर हैं। और इसमें दिया हुआ है कि मिथिला राजा के मंत्री चंद्रेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकार में राज के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है और यह भी जो षट गुण्य सिद्धांत और साम दाम भेद और दंड के
उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये आपको पता है कि यह शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में बताता है। फिर है उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो आपको पता है कि ये मौली कवि हैं, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसमें तो एक तो बराबर, फिर पाटलिपुत्र और राजगिरी तीनों से, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बिहार के गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो मनेर ताम्रपत्र से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो आपको पता है कि बिहार आने वाले फाहियान, इत्सिंग, युआन चांग या फिर हुएनसांग, जो भी आप कह लीजिए, ये दोनों उन्हीं का नाम है। तो ये तीनों ही आए थे, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इन्हीं सब का जो यात्रा वृतांत है, जो इन्होंने वर्णन किया है अपनी पुस्तक में, तो वही साहित्यिक स्रोत के रूप में माना जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं। फिर आगे है कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो ये आपको पता है कि जो इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, वो चाहे भग्नावशेष हो, फिर यात्रा वृतांत, चाहे कोई पुस्तक लिखी हुई हो, अभिलेख मिला हुआ हो, या सिक्के हो, या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, तो ये सारा ही जो है हमें इसी से हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है, इसीलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो इसमें आपको भग्नावशेष, धार्मिक ग्रंथ, यात्रा वृतांत सभी मिल जाएगा, तो इसीलिए डी आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो आपको पता है कि जो बिहार का पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण वाला जो क्षेत्र है, उसमें से लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, सहसराम और रामपुरवा इत्यादि से जो है मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वह सी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि अशोक का लघु शिलालेख प्रथम जो प्राप्त हुआ है, तो यह सहसराम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो आपको पता है कि जो अशोक के लिखे हुए जितने भी अभिलेख हैं वो सारे ही प्रकृत भाषा में, और लिपि देखेंगे तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। फिर है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन सी है? तो ये आपको पता है कि ब्राह्मी लिपि थी, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन जो अवशेष मिले हैं, तो वह जो है चिरांद, चेचर, मनेर, ये सभी जगह से मिला है, इसीलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बिहार के नवादा जिले के अपसड से जो प्राप्त अभिलेख है, वह किस राजवंश के बारे में हमें जानकारी देता है? तो यह है परवर्ती गुप्त वंश का, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। फिर है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार जो कि बांका में है, इससे प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, तो इससे भी परवर्ती गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। और आपको पता होना चाहिए कि देववर्णक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक, जिसमें देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय का नाम जो है उसमें वर्णन किया गया है। आगे है पाल शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको पता है कि देवपाल का जो मुंगेर अभिलेख है, उसमें देवपाल का नाम उसमें उत्कीर्ण किया हुआ है। उसके अलावा नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख, फिर महीपाल प्रथम का नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख, तो ये सारा ही जो है ये पाल शासक के बारे में जानकारी देता है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। तो आपको पता है अथर्ववेद में सबसे पहले जो है बिहार का उसमें उल्लेख किया गया है, तो ये ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन बी सही होगा, अंगुत्तर निकाय से। और इसके अलावा अगर देखेंगे कि अन्य महाजनपदों की जानकारी है वो भगवती सूत्र में भी मिलता है, और भगवती सूत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वह जैन ग्रंथ है। और इसके अलावा बता दूं कि 16 महाजनपद में से 3 जो है वह बिहार में मिलता है, और इन तीनों का नाम अगर आपको जानना है तो चंपा भागलपुर वाला क्षेत्र है, मगध ये पटना वाला पूरा क्षेत्र है, और वैशाली जो है समस्तीपुर दरभंगा साइड में ये आता है, तो ये वैशाली वाला। तो ये 3 जो है ये बिहार में पाए जाने वाले महाजनपद हैं। और वैशाली के बारे में एक बात आप लोग को पता ही होगा कि वैशाली जो है सबसे प्राचीन गणतंत्र व्यवस्था वाला जनपद था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो पाल काल का जो बौद्ध विहार है, यानी कि ऑप्शन सी सही है।
फिर है बौद्ध साहित्यिक विनय पिटक और दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो इसमें एक तो मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्र के बारे में, और दूसरा है मौर्योत्तर बिहार के बारे में। इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और, यानी कि ए और बी दोनों। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थल और अवशेषों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो आपको पता है अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि ऑप्शन डी सही है। आगे दिया हुआ है, नालंदा में स्थित बरगांव या कि नालंदा महाविहार का पता लगाया था। तो आपको पता है कि यह अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगाया गया था, और वहां 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का जो प्रसिद्ध स्तंभ है वह भी प्राप्त हुआ है, और कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पुरातत्ववेत्ता जो हैं कनिंघम ने बिहार की खोज की थी। तो केसरिया स्तूप चंपारण में, फिर लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, फिर बसाठ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, ये सभी खोजा गया था। इसलिए ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा। फिर है विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णन किया हुआ है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में, यानी कि ऑप्शन ए जो है वह सही है। आगे है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो इसमें खरोष्टी भी है, ग्रीक, अरमाइक और इसके अलावा ब्राह्मी भी है। तो इसीलिए जो है हमारा जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक तीनों ही है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वत्स्य कहा जाता था? तो आपको पता है अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण में कहा गया है। चलिए आगे आगे चलते हैं। किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था? तो शतपथ ब्राह्मण में ऐसा लिखा गया है। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत है? तो दीर्घनिकाय, यानी कि ऑप्शन बी सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीति पर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है कि अप्सर या नवादा से अप्सर जो है वो नवादा में है, और इससे प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। तो इसके दीवार पर कथा दृश्य अंकित हैं, तो रामायण का, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोत हैं। तो आपको पता है कि शतपथ ब्राह्मण में बिहार का वर्णन है, ऋग्वेद में और अथर्ववेद में, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे हमारा दिया हुआ है कि पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक और वैदिक कालीन बिहार। तो इससे रिलेटेड जो है अब चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है कि बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो यह जो है नव पाषाणिक संस्कृति है, और इसका जो है उत्खनन 1962 ईस्वी में हुआ, और यहाँ हुए खोदाई से ज्ञात हुआ है कि यह नव पाषाण काल तथा ताम्र युग में आबाद था, और खुदाई में यहाँ से हड्डियां, गेहूं की बाली तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में संलग्न थे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार के किस स्थल से पुरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें जो है जेठियन घाटी नालंदा, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, राजपोखर भागलपुर सभी से, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पुरा पाषाण कालीन जो उपकरण है गया की पेमार घाटी, मुंगेर की भीमबंद और पैसरा तथा भागलपुर के भलीजोर से भी प्राप्त होती है। तो ये भी आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण जो प्राप्त हुए हैं, तो यह मनेर, ताराडीह और सेनवार तीनों से मिला है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। बिहार में जो ताम्र युगीन संस्कृति के प्रमाण है सोनपुर, चिरांद, अरियप आदि से भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला है कि बिहार के शेर घाटी से प्रागैतिहासिक कालीन मानव के 2 चट्टानी आवास मिले हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बिहार के कुतुबपुर और चेचर, मनेर और सेनवार से नव पाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं, तो ये भी सही है। फिर है चिरांद जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी सही है। तीनों सही हैं, इसलिए डी सही हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि प्रागैतिहासिक काल का जो बेसिक मतलब है कि हिस्ट्री का वैसा टाइम जोन है जिसमें जो है मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, और यह जो है केवल अपने जीवन यापन के लिए खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करते थे और आखेट करते थे पशुओं का। तो ये भी आप लोग का पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः, तो यह हो जाएगा 40,000 ईसा पूर्व से, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे है बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं, तो इसमें से एक तो कुल्हाड़ी के फलक, फिर चाकू, खुरपी और मृदुभान तीनों ही मिला है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिला है, तो यह मुंगेर और नालंदा से, यानी कि ऑप्शन बी सही है। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, तो पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो मुंगेर से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बिहार में चिरांद जो कि सारण में है और चेचर वैशाली में किस युग के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो नव प्रस्तर युग। फिर है बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह चिरांद, चेचर, सोनपुर और मनेर इन सभी जगह से, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया कि उपर्युक्त जो है सभी। आगे है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः, तो यह उत्तर वैदिक काल में और लगभग 800 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही है। फिर है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो लोहे का उपयोग। आपको पता है कि यह जो है 1000 ईसा पूर्व, यानी कि जब उत्तर वैदिक का जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे लोहे की खोज जो है वो हो गई थी। आगे है कि श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे, तो आपको पता होगा कि मगध और विदेह, अंग और लिच्छवी ये दोनों ही थे। कुल मिला के 4 हो जाएंगे, ऑप्शन 2 है, इसीलिए जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों। और आपको पता है कि जो किंवदंती है, किंवदंती का मतलब है कि कहानियों में जो बेसिकली पीढ़ियों से चली आ रही है, कि हमारे दादाजी ने पापा को सुनाया, पापा ने हमें, तो ऐसी जो अनुश्रुति है, यानी कि जो सुनते आए हैं, तो वैसे जो कहानी है उसको श्रुति और किंवदंती के श्रेणी में रखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है, तो यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और विदेह की जो प्रथम चर्चा है वह शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था, यानी कि जो आर्य नहीं थे, तो ये था मगध, ऑप्शन सी सही है। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, तो यह विदेह था। और विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, और यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे है कि अथर्ववेद में व्रात शब्द का प्रयोग जो है किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है, तो मगध के लोगों के लिए, यानी कि ऑप्शन बी सही है। और अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज था, तो विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में विदेह राज की स्थापना किसने की थी, तो नेमी ने। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र नीमी या नेमी थे, जिन्हें विदेह कहा जाता था, और उन्होंने जो उत्तरी बिहार है उसमें विदेह राज की स्थापना की। बिहार के अंग, विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन है, तो पुराण और महाकाव्य में, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कीकट जिसे राज्य को कहा गया, यानी कि जिस राज्य को बोला गया है, तो वह मगध है, यानी कि राज्य को कीकट बोला गया, और मगध में जो रहने वाले लोग थे उसको व्रात बोला गया। यह क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर है किस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन आता है, तो अथर्ववेद में। किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेध यज्ञ का शिकार जो है वो बताया गया है, तो यजुर्वेद में। वैशाली के संस्थापक राजा कौन थे, तो विशाल थे। किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था, तो शतपथ ब्राह्मण में ऐसा बोला गया है। फिर है शतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह की कहानी है, और मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण जो है शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। इसका नामकरण राजा विदेह के नाम पे किया गया था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है महाजनपद, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंग महाजनपद से संबंधित
गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें ऑप्शन डी जो है वह गलत है कि मगध के जो शासक थे बृहद्रथ ने अंग को पूरी तरह मगध में मिला दिया था, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो अंग को मगध में जो है अजातशत्रु के समय मिला लिया गया था। तो यही दिया हुआ है कि मगध के राजा अजातशत्रु के समय जो है अंग पूरी तरह से मगध में मिला लिया गया था। हमारा आगे है कि बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। इसमें सारे ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा पहला स्टेटमेंट है कि वज्जी की राजधानी वैशाली जो थी 3 भागों में विभक्त थी। पहले भाग में सुवर्ण मंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित तथा तीसरे में 21,000 ताम्र मंडित भवन थे। और पहले भाग में शासन कुल के दूसरे भाग में गृहस्थ के जो सेठ थे, गृहस्थ और सेठ तथा तीसरे में दास वर्ग के लोग रहते थे। यानी कि ये जो था वर्ग जो बटा हुआ था उच्च मध्यम और निम्न, उनके आधार पे जो था यह वैशाली की राजधानी को बांटा गया था 3 भाग में। फिर है कि बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने उल्लेख किया है कि इन वज्जियों यानी कि जो वज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव होता था और वज्जी संघ की बैठक की अध्यक्षता जो थे वह गण प्रमुख करते थे। तो ये भी सही है। तो इसमें सभी स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है या 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद जो हैं वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? तो आपको पता है कि बिहार में 3 हैं और तीनों में अगर आप लोग देखें तो अंग है, फिर मगध है और वैशाली है। और इसमें कह रहा है कि 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय से मिलती है और इसके अलावा जो है भगवती सूत्र से भी मिलती है और भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वत्स जो है यह बिहार में नहीं है। इसके अलावा अंग, वज्जी और मगध, वज्जी को ही वैशाली या वज्जी आप जो भी कह लीजिए, वैशाली का नाम की इसकी राजधानी थी। तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो है गलत, तीसरा हो जाएगा यानी कि सी। आगे दिया हुआ है कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वह अंग में आता है, यानी कि अंग प्रदेश का भाग है। अंग महाजनपद की राजधानी थी तो चंपा थी, ये भी आपको पता होगा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना जो है भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी, तो ये भी आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो आपको पता है कि मगध वाला जो क्षेत्र है यह पटना और गया वाला क्षेत्र मगध के अंतर्गत आता था। मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो राजगीर या गिरिब्रज, जो भी आप कह लीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो चंपा नदी। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि बिहार में कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो यह था वज्जी संघ। फिर है वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो चेदी इसमें नहीं था। और इसमें जो 8 जो राज्य थे उसमें लिच्छवी, वज्जी और ज्ञात्रक, विदेह, इक्ष्वाकु, कौरव, भोग और उग्र का एक संघ था और इसकी राजधानी वैशाली थी। और विदेह की जो मिथिला ज्ञात्रक का कुंडग्राम था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वज्जी संघ की राजधानी तो ये आपको पता ही है वैशाली, और लिच्छवी की राजधानी जो थी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो ये भी आपको पता होगा, वज्जी या वैशाली में। फिर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गृहब्रज और राजगीर, जो भी आप बोल लीजिए, या राजगृह। फिर है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, तो यह है अंग, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो दिया हुआ है वह है जैन धर्म। इसका पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम। और पता है कि महावीर का जो बचपन का नाम था वह वर्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली में। और इनका जो जन्म का वर्ष है आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है।
महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था तो वज्जी संघ से, और सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के जात्रिक कुल जो जात्रिक क्षत्रिय था उनके प्रमुख थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला या विदेह दत्ता जो वो राजकुमारी थी लिच्छवी की, और त्रिशला जो है लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। आगे है महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था तो पावापुरी में, और पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। महावीर की मृत्यु या परिनिर्वाण बोलते हैं, या निर्वाण भी जिसको आप लोग बोल सकते हैं, वह पावापुरी में हुई थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था तो पाटलिपुत्र में, और अगर द्वितीय पूछे तो वह बल्लवी गुजरात में हुआ था। और प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी तो स्थूलभद्र ने। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कार्य हुए, तो आपको पता है कि इसमें जो है जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भाग श्वेतांबर एवं दिगंबर में इनका विभाजन हो गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। फिर आगे है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्म स्थली थी तो चंपा, और 20वें जैन तीर्थंकर मुनि सुब्रत का जन्म कहाँ हुआ था तो यह हुआ था राजगीर में। फिर है वर्धमान महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था तो आपको पता है राजगृह में, और वर्धमान महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश जो है नालंदा जिले के राजगृह के विपुलांचल पर्वत पर दिया था। नेक्स्ट हमारा चैप्टर दिया हुआ है बौद्ध धर्म, तो इसका पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, तो आपको पता है कि यह वैशाली के समीप अलार कलाम होगा, अलार कलाम के आश्रम में, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे तो उरुवेला बोध गया में, और बोध गया को ज्ञान प्राप्ति हुआ था तो यह भी बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो निरंजना नदी के तट पर, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी जिसको महाबोधि वृक्ष बोला जाता है, और उसका अभी 7वां जनरेशन जो है वो लगा हुआ है बोध गया में। आगे है कि राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन कौन से कार्य हुए थे, तो आपको पता है कि इसमें जो है एक तो ये हुआ था कि बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन है सूत पिटक और विनय पिटक इनको लिखा गया था, और द्वितीय में होगा कि स्थाविरवादी और महासांघिक में दो में ये विभाजित हो गया, तो यहाँ पूछ रहा है प्रथम, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और यह हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ और इसमें किए गए कार्य थे, तो ये आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो है स्थाविरवादी और महासांघिक में विभाजित हो गया था, और यह हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और इस टाइम पे जो शासक थे वो कालाशोक हैं, और प्रथम संगीति जो बौद्ध संगीति हुई थी तो शासक आप लोग याद रखिएगा कि अजातशत्रु थे। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे दिया हुआ है कि बौद्ध संगीति का आयोजन जो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, इसमें कौन से कार्य किए गए थे तो ये भी आपको पता होगा कि इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का जो है संकलन हुआ था, और इसका आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस टाइम पे जो है राजा अशोक का शासनकाल था, और इसकी जो अध्यक्षता है मोगलीपुत्र तीसरे के द्वारा की गई थी, जबकि प्रथम का जो है महाकश्यप और दूसरे का सुबुगामी के द्वारा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर है निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है, तो आपको पता है कि बोध गया, वैशाली और राजगीर तीनों जगह से उनके जीवन का संबंध है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, तो उनमें सम्मिलित था, तो उसमें बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह ये तीनों ही था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है बोध गया में महाबोधि जो मंदिर बनाया गया वो बना हुआ है वहां जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर है प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था तो नालंदा में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी तो राजगृह राजगीर में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर अब है कि मगध साम्राज्य का उत्थान, जो चलिए देखते हैं। पहला है कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है तो मगध को।
फिर नेक्स्ट है कि मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, तो ये आपको पता है कि गिरिव्रज, राजगीर या राजगिरी। और राजगीर पहाड़ियों से घिरी हुई थी। आपको पता है कि राजगीर जो है यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था और इसके वास्तुकार महागोविंद थे। चलिए आगे चलते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था तो बृहद्रथ। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। और बृहद्रथ राजवंश जो है जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। मगध जो जनपद था तो उसके संस्थापक थे बृहद्रथ तथा जरासंध। और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तो बिंबिसार। और बिंबिसार के शासनकाल को देखेंगे तो 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। फिर है बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे तो हर्यक वंश। और बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है, यानी कि इनका जो दूसरा नाम है यह श्रोनिक और कुनिक। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र भी था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था तो बिंबिसार के शासनकाल में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो आपको पता है कि उन्होंने कौशल देवी, क्षेमा, यहाँ खेमा लिखा हुआ होगा, क्षेमा होता है, फिर है चेलना, तो तीनों के साथ इन्होंने विवाह किया था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये भी आप लोग को पता होगा कि बिंबिसार ने अपना राज्य विस्तार जो है वैवाहिक संबंध के द्वारा ही विस्तार किया था। और कौशल जो है, कौशल देवी या महाकौशला, यह कौशल नरेश की यानी कौशल नरेश की पुत्री थी और कौशल प्रदेश की राजकुमारी। वहीं क्षेमा जो थी पंजाब की तथा चेलना जो है वज्जी संघ की राजकुमारी थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था, तो अंग प्रदेश। फिर है हर्यक वंश का दूसरा शासक था तो अजातशत्रु। और आपको पता है कि अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी को हथिया लिया था और इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है, क्योंकि आगे चल के फिर अजातशत्रु को उसके बेटे के द्वारा हत्या करके फिर उसका राजगद्दी जो है हथिया लिया गया था। और अजातशत्रु का अगर शासनकाल देखें तो 493 से 461 ईसा पूर्व था। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी, तो अजातशत्रु ने। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था, तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी, तो यह वैशाली की नगर वधु थी, आपको पता होगा। नेक्स्ट है हमारा कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रस मूर्थल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था, तो लिच्छवी के साथ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो उदयन ने। और अजातशत्रु के बाद जो उनके पुत्र थे उदयन मगध की राजगद्दी पर बैठे थे और उनका दूसरा नाम उदयभद्र भी है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था, तो ये आपको पता है कि उदयन ने। फिर है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदासक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई, तो शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वह शिशुनाग था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज या राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया था, तो शिशुनाग ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही बनी रही, तो कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल के टाइम पे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वैशाली में, यानी ऑप्शन ए सही है। और द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, तो सुबुकामी ने, यानी कि ऑप्शन ए सही है। और यहाँ साब कमीर लिखा हुआ है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे है नंद वंश का संस्थापक था तो महापद्मानंद। और महापद्मानंद को जो है झा और श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में इनका नाम जो है महानंदीन बताया गया है। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है, तो ये सारी उपाधियां जो है महापद्मानंद को दी गई है। और यह नंद वंश का जो है सर्वाधिक प्रतापी राजा था। आगे है कि नंद वंश का अंतिम शासक था तो धनानंद। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के, और लगभग 483 ईसा पूर्व में।
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह या गिरिव्रज में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो महापद्मनंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो धनानंद। और सिकंदर के आक्रमण के समय जो है मगध का शासक धनानंद था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो वैशाली के वज्जियों ने, यानी कि ऑप्शन सी सही है। फिर है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो राजगृह। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे चलते हैं। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चाणक्य या विष्णुगुप्त के सहायता से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज का जो पाटलिपुत्र आगमन हुआ था तो 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था तो सेल्यूकस निकेटर। फिर है किस शासक के शासनकाल के समय में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तो यह चाणक्य थे। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये आपको पता है इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। और कौटिल्य के हैं बचपन का नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त जो है ये दोनों नाम भी उन्हीं का है। आगे है कि पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृतांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज को लिखी हुई पुस्तक इंडिका से। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना था तो बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स जो थे वह रहते थे? तो आपको पता है ये बिंदुसार के दरबार में, और इन्होंने ही भविष्यवाणी की थी सम्राट अशोक के बारे में कि वो महान राजा बनेंगे। और पिंगल वत्स ने ही अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वो महान राजा बनेगा। फिर है अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है तो शिलालेख 13 में। आगे है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो है अशोक के टाइम पे हुआ था पाटलिपुत्र में, और मोगलीपुत्र तीस जो थे इसके अध्यक्ष थे। और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तीस ने। महाकश्यप के बारे में आपको पता है कि प्रथम में ये अध्यक्ष थे, और वसुमित्र जो है ये चतुर्थ में हो जाएंगे जब कनिष्क का शासनकाल आएगा, और उस टाइम पे जो है कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति होगी। फिर है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने, और ये आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो कलिंग में। अशोक का धम्म था तो वह था नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित था? तो पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो बोधगया की। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्य अभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष में। नेक्स्ट हमारा है कि अशोक का जो स्तंभ लेख है बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो यह मिला है चंपारण से। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है तो रुक्मिणदेही। फिर है अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक प्राची या प्राची प्रांत जिसको पूर्वी प्रदेश भी बोलते हैं उसकी राजधानी थी तो यह थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो मुख्यतः बना हुआ था तो लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था तो यह कुम्हरार पटना में, और कुम्हरार से 80 स्तंभ वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था कि इसकी शान शौकत का जो मुकाबला है ना तो सूसा और ना ही एक बेतना कर सकते हैं। तो यह एरियन के द्वारा है, इसके तारीफ में कहा गया था, यह इतना खूबसूरत राजप्रसाद था। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद जो है यानी राजप्रसाद जो है मानव कीर्ति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है, और यह फाहियान के द्वारा बोला गया था। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा। और इसमें 4 गुफा थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपर और कर्ण। गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया गया था, तो दशरथ के द्वारा। दशरथ जो है जो सम्राट अशोक थे उनके पुत्र थे, और इन्होंने नागार्जुन पहाड़ी में आजीवक के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी शामिल था। मौर्यकालीन चामरग्राहिणी यक्षी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है तो वह दीदारगंज पटना से, और इसे स्त्री रत्न का नाम दिया गया। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो लोहानीपुर पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है तो मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय जो थे, इन्होंने डायनीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार के शासनकाल के टाइम पे। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो स्ट्रेबो के अनुसार। नेक्स्ट हमारा है कि यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन जो है मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो बिंदुसार के दरबार में। आगे दिया हुआ है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ब्राभो स्तंभ में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो आपको पता है कि यह आजीवकों के लिए इन्होंने दान में दे दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो मेगास्थनीज का। फिर है मौर्य प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से यह एक तो केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र कठोर था, तो सभी था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है इसमें कि अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उसने धर्म विजय की नीति अपनाई थी, फिर उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, और उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए थे, तो ये सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि देवानामपेय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो आपको पता है कि अशोक ने अपने बहुत सारे जो उनके शिलालेख हैं और स्तंभ लेख हैं उसमें इन्होंने इसी नाम से खुद को संबोधित किया है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें है कि धम्म महामात्र के कार्य क्या थे? तो इसमें से एक तो धम्म नीति का क्रियान्वयन, फिर लोगों के बीच दान वितरण और जन कल्याण का जो उपाय था, ये सारा ही था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मौर्यकालीन प्रशासन में जो राजयुग के कार्य थे, तो यह था एक तो न्यायिक व्यवस्था को देखना, फिर ग्रामीण प्रशासन और राजस्व विभाग, तो तीनों उसी के अंदर थे, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो इनमें एक तो कौटिल्य थे, पाणिनि और उपावर्स, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि तीनों ही थे, 1, 2 और 3। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण कौन से हैं? तो आपको पता है, एक तो पाटलिपुत्र में जो इनका राजप्रसाद था, फिर सेकेंड में दीदारगंज से जो यक्षिनी यानी कि यक्षी की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी, और बराबर की गुफाएं, ये तीनों जो हैं ये मौर्यकालीन स्थापत्य का जो है उदाहरण है। वहीं राजगीर का जो सोन भंडार गुफा है, यह मौर्यकालीन के टाइम पीरियड का नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा। तो हमारा जो 3 सही है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है, तो यह द्वितीय भी जो स्तंभ लेख है, फिर द्वादश यानी कि 12 शिलालेख और 7वें शिलालेख से, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इन तीनों से ही धम्म की नीति का पता चलता है। फिर है अशोक के किस अभिलेख में
दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। तो 9वें शिलालेख में मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण जो है वह शामिल नहीं है, तो आर्थिक संकट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मौर्योत्तर बिहार, यानी कि उत्तरवर्ती जो मौर्य काल है। मौर्य साम्राज्य के उपरांत जो है मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था, तो शुंग वंश। और इसका शासन काल था 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक। यहाँ पूर्व जो है वो मिस हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि शुंग वंश का संस्थापक था तो पुष्यमित्र शुंग। और इसका जो शासन पीरियड का जो टाइम था वह था 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटाराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि यह ब्राह्मण धर्म को मानता था इस कारण से। और इसमें लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्ध के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। आगे है कि पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासक के समय पे हुआ था, तो शुंग वंश के काल में पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था, तो 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया गया था, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, तो कण्व वंश का। और कण्व वंश का जो शासन काल था 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। और जो कण्व वंश का संस्थापक है तो वह वासुदेव कण्व थे, यानी कि ऑप्शन डी। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव जो वासुदेव शुंग थे, उन्होंने मगध में कण्व वंश की नींव डाली थी। आगे दिया हुआ है कि कण्व वंश की जो सत्ता समाप्त की गई थी वह आंध्र सातवाहनों के द्वारा। और कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था, तो मित्र वंश ने। चलिए आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें है कि शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं, तो बोधगया से। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में पराश्रय दिया था, तो अश्वघोष को। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वहां से, यानी कि पाटलिपुत्र से अब अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अद्भुत मुर्गा जो है अपने साथ ले गया। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है, तो सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग और फिर कण्व। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है उसमें सही दिया हुआ है। फिर है शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। और कण्व वंश की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था तो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, यानी ऑप्शन ए सही है। फिर है कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था, तो अंग एवं मगध से, यानी कि ऑप्शन ए सही है। और उपहार में जिन की प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है कि कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा था, तो लिच्छवियों का। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मरुदंडों का नियंत्रण हो गया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है और यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को पराश्रय देने वाला शासक था, तो कनिष्क था। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है गुप्तकालीन बिहार। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्याभिषेक हुआ था तो यह पाटलिपुत्र में ही हुआ था। चंद्रगुप्त के जो पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था वह था 320 ईस्वी। नेक्स्ट है कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो यह पाटलिपुत्र में किया गया। और 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि संवत बहुत बार पूछते हैं। फिर है किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था, तो समुद्रगुप्त ने। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट हमारा है कि किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ या मंदिर जो स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, तो यह समुद्रगुप्त से मांगा गया था। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है तो गुप्त काल, ये आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था तो कुमारगुप्त।
बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, तो यह भी गुप्त काल में बनाया गया था। फिर है चीनी यात्री फाहियान किसके समय तक पाटलिपुत्र में रहा था, तो यह जो है कितने समय तक, सॉरी, तो यह 3 साल तक रहा था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था और इसका उद्देश्य जो है बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। आगे है कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था, तो पाटलिपुत्र से। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति जो है किस जिले से प्राप्त हुई थी, तो शाहाबाद से। फिर है बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिन के चित्र हैं, तो यह किस काल के हैं, तो गुप्त काल के। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में माना जाता है, तो यह गुप्त काल में इसका जो है निर्माण माना जाता है। आगे है कि तिरभुक्ति या जो आधुनिक दरभंगा है उसका राज्यपाल था, तो गोविंद गुप्त, और गोविंद गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, तो नालंदा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, यानी कि इसकी शिक्षा जो है वह दी जाती थी वहां पर। आगे है कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में से फाहियान किसके शासन के दौरान आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आगे है कि किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे और धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी, तो यह फाहियान ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। गुप्त संवत का आरंभ होता है तो 320 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। आगे है कि सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, तो हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया था, तो यह समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है, तो समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो एक तो था हून का आक्रमण, फिर है प्रशासन का सामंती स्वरूप, फिर है कमजोर शासक, और जो आर्थिक संकट है यह कारण नहीं था, इसलिए जो है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के काल में हुआ था, तो आपको पता है कि उस टाइम पे नरसिंह गुप्त जो है वो शासक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे, तो वराह मिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पाणिनि जो है यह गुप्त पीरियड से पहले के हैं, इसीलिए ये इसमें नहीं आएंगे। आगे है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी को भेजा था, तो यह समुद्रगुप्त। आगे दिया हुआ है कि मगध के परवर्ती गुप्त शासक, इसका पहला क्वेश्चन है मगध के परवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक कौन था, तो कृष्णगुप्त। और कृष्णगुप्त का जो शासन काल था लगभग 510 से 525 ईस्वी तक। फिर है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था, तो कुमारगुप्त तृतीय ने। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था, तो दामोदर गुप्त। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था, तो माधव गुप्त को। हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। और बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी और प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था, तो आदित्य सेन ने। फिर है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो जीवित गुप्त द्वितीय। और कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या करके इस वंश का अंत कर दिया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया था, तो कृष्णगुप्त को। और यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था।
आगे इसमें दिया गया है कि मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित करिए। तो चलिए, एक तरफ शासक दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी जो उपाधि है उस शासक की, वो तो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है कि हर्षगुप्त, तो ये आपको पता है कि यह जो है वीर योद्धा की उपाधि इनके पास दिया हुआ था। फिर है कुमारगुप्त, तो इनको महाराजा धीराज। फिर नेक्स्ट में है हमारा जीवित गुप्त, और इनको पता है कि इनको राजाओं में सिरमौर यानी कि क्षितिज चूड़ामणि के नाम से, जो है क्षितिज चूड़ामणि के नाम से या उपाधि से इनको नवाजा गया था। और आदित्य सेन को परम भट्टारक या महाराजा धीराज, परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि इनको दी गई थी। तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीत लिया था। तो जीवित गुप्त के बारे में। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था, तो आदित्य सेन। आगे इसमें बोल रहा है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन्त्से जो हैं वह भारत की यात्रा पे आए थे, तो आदित्य सेन के टाइम पे। और मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का जो सही क्रम है वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो सही क्रम हो जाएगा कृष्णगुप्त, फिर हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन, यानी ऑप्शन बी सही है। आगे हमारा दिया हुआ है कि गुप्तोत्तर युग और बिहार। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग जो है बिहार का भ्रमण इन्होंने किया था 673 ईस्वी में, और इत्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। आगे है कि हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो आपको पता होगा नालंदा। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो नालंदा में। और वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी कि 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी। तो सन 635 में, यानी कि 635 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। तो आपको पता है गौरवंशी शशांक, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शशांक जो है बंगाल का शशांक जो था बंगाल का शासक था, जो क्रूर और धर्मांध था। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर दिया हुआ है पालकालीन बिहार, तो चलिए देखते हैं। पहला है कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। तो यह बिहार में था। आगे है कि पाल वंश के संस्थापक थे तो गोपाल, और गोपाल का शासनकाल जो था 750 से 770 ईस्वी तक था। फिर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो धर्मपाल, और इनका शासनकाल 770 से लेके 810 ईस्वी तक था। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था। तो पाल वंशीय शासक ने। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो यह जो है भागलपुर का जो पाथर घाट था, यानी कि ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। तो हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। मुंगेर जो कि बिहार में था उसको अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था, तो देवपाल। आगे है कि पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। तो महायान, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। फिर है किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। तो देवपाल के शासन के टाइम पे, और इसके लिए देवपाल ने 5 गांव जो है दान के रूप में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दे दिया था। तो धर्मपाल ने। किस शासक ने ओदंतपुरी यानी कि जो बिहार शरीफ में है इसमें बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। तो गोपाल ने। किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था। तो पाल युग में। आगे दिया हुआ है कि बिहार में पाल युग में कांसे से निर्मित मूर्तियों की एक उन्नत शैली का विकास हुआ, और कांस्य मूर्तियों के निर्माण में इस शैली में निर्णायक देन थी तो वह थी धीमन और बिठपाल की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठपाल जो है कहाँ के निवासी थे। तो नालंदा के, और धीमन का जो पुत्र था वह बिठपाल था। किसने जावा के शासक बेलट पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देख रेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था। तो देवपाल ने।
फिर आगे है कि बौद्ध विद्वानों में शांत रक्षित और अतीश दीपांकर किस काल में तिब्बत गए थे? तो पाल काल में। आगे कह रहा है कि बिहार में पाल काल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो असत्य हो जाएगा कि पाल शासक वर्णाश्रम धर्म के पालन के खिलाफ थे, यह जो है असत्य है। पाल शासक बौद्ध थे और ये ख्याल रखते थे कि लोग जो है वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। आगे दिया हुआ है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो ये आपको पता है बालपुत्र देव थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पालकालीन कौन से प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है? तो नालंदा एवं कुकरीहार जो कि गया में पड़ता है वहां से। फिर है पालकालीन मूर्ति कलाकार जो धीमन और बिठपाल थे वह किसके समकालीन थे? तो यह धर्मपाल और देवपाल के। फिर है चित्रित पांडुलिपि अस्त्र सहस्त्रिका फिर प्रज्ञा पारमित और पंचरक्ष जो है किस युग के हैं? तो आपको पता है कि यह पाल युगीन जो है पाल युगीन चित्रित पांडुलिपि है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन कि पालकालीन चित्रकला का जो भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से। फिर है पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे? तो पाटलिपुत्र से। फिर है पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था? तो मगध को। और संभवतः अंग जो है पुंडवर्धन भुक्ति थे। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के जो राजा थे बालपुत्र देव ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो नालंदा में। अब आगे कह रहा है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत कथन जो है वो बताना है। तो इसमें पहला है कि बिहार के जो यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। आपको पता है बांका में नहीं है बल्कि भागलपुर में है। फिर दूसरा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था। तो आपको पता है गोपाल प्रथम ने नहीं बल्कि धर्मपाल ने किया था। तो ये दूसरा भी गलत है। तीसरा है बौद्ध धर्म का जो है वज्रयान संप्रदाय यहाँ पे फला फूला था, जो बिल्कुल ठीक है। फिर है यहाँ खगोल विज्ञान तर्क शास्त्र कानून व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं। तो ये भी सही था। तो इसका मतलब कि इसमें गलत पूछ रहा है तो 1-2 गलत है जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और फिर इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि यह भागलपुर में स्थित था तथा इसका संस्थापक धर्मपाल था। आगे हमारा चैप्टर है कि मिथिला के कर्नाट जो शासक थे वो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक तो दरभंगा जिले के जो भीत हैं भागलपुर से प्राप्त मालदेव के लेख से, फिर सिमराव से प्राप्त पाषाण लेख से, फिर है उदरा डाढ़ी दरभंगा से प्राप्त श्रीधर दास महामांडलिक के शिलालेख से, सभी से, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और मालदीव के भीत भगवानपुर जो कि दरभंगा में है, इनके अभिलेख में ओम श्री मल्ल देवस्य उत्कीर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि राजनीतिक रत्नाकर के रचयिता जो चंदेश्वर ठाकुर हैं किस कर्नाट शासक में वो मंत्री थे? तो हरि सिंह देव के शासनकाल में। और हरि सिंह देव के समय में नेपाल पर आक्रमण हुआ था। और मैथिली की प्रथम जो पुस्तक थी वर्ण रत्नाकर की रचना किनके द्वारा की गई? तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के कर्नाट वंश से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। इसमें देखेंगे तो पहला है कि मिथिला में कर्नाट वंश का जो स्थापना है 1097 ईस्वी में हुआ, जो बिल्कुल सही है। फिर है कर्नाट शासक नान्यदेव ने भारत नाट्य शास्त्र पर टीका लिखते हुए अपने को महासामंतिधिपति मिथिलेश्वर और नृपमल कहता है। तो ये भी सही है। तीसरा है नरसिंह देव के शासनकाल में 1202 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी तिरहुत होते हुए लखनऊती आया था। तो ये भी सही है। और कर्नाट वंश का शासनकाल राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी सही है। इसमें चारों सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि इसमें 1, 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कृत चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो चंदेश्वर। और चंदेश्वर जो है धीरेश्वर ठाकुर के पुत्र थे। छांदोग्य 10 पद्धति पुस्तक के लेखक हैं तो वीरेश्वर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसे महावार्तिक नैबंधिक के नाम से जाना जाता है? तो यह धीरेश्वर ठाकुर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का जो उदय है 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ? तो रामपाल के शासनकाल में। और मिथिला के कर्नाट दक्षिण भारत के राजवंश थे। तो ये भी आप लोग को पता होगा।
आगे है कि मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक, तो यह नान्यदेव थे और उत्तर बिहार को तिरभुक्ति या मिथिला कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी तो सिमरावगढ़ और यह आधुनिक नेपाल में स्थित है। फिर है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था तो हरि सिंह, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा वह सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था तो 1378 ईस्वी में। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था तो कर्नाट शासक के टाइम पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था तो 1234 ईस्वी में। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था तो नरसिंह देव का। फिर है तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है तो यह तो है एक धर्मस्वामी और दूसरा मुल्ला तकिया, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी एवं सी दोनों ही। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था तो राम सिंह देव। कर्नाट शासकों में कौन सा एक महान समाज सुधारक था तो हरि सिंह देव। फिर है पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था तो हरि सिंह देव के शासनकाल में। और इस तरीके से जो है हमने जो इम्तियाज अहमद का जो MCQ है उसे हमने एंशियंट हिस्ट्री या फिर प्राचीन जो इतिहास है बिहार का वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको BPSC 71st का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेके यानी कि जितने भी अभी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं पटना के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के वो भी आपको वहाँ पे PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई अदर कंटेंट भी चाहिए तो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम आप लोगों के लिए आपके डिमांड के अकॉर्डिंग लेके आएंगे कंटेंट। और चलिए आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।